हाय दोस्तों, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग होने वाला है सीए इंटर का। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो उससे पहले ज़रूर देखें, जब भी आपको टाइम मिले। 2x पे देख लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कल के पेपर के लिए। ठीक है, अब ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं आई एम समवन जिसको ना प्रैक्टिकल्स पेपर्स लाइक बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं परफॉर्म करना, उसमें अच्छा स्कोर करना। इवन तो मैं अगर अच्छे पेपर को एकदम अच्छा तरीके से भी लिख के आऊँ, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की हो तो भी ठीक है, तो मेरा ये वीक पॉइंट है। और आपका कल पहला पेपर भी है तो उसकी भी एंजाइटी रहेगी आपको। और आपने अगर थोड़ा बहुत सिलेबस छोड़ भी दिया है तो भी आपको डर लगा रहेगा कि यार शिट यार, कल का पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं। मैंने तो सिर्फ 80%, 70%, 60%, 50% ही कवरेज की, कल क्या मैं 40 मार्क्स भी लेकर आ जाऊँगा कि नहीं। तो मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो में ना वो कॉन्फिडेंस ज़रूर देके जाऊँगा कि कल आपका पासिंग मार्क्स तो आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरी सर्टिफाइड कॉपीज़ होंगी। ठीक है, अब सुनो, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, डरो मत। ठीक है, डरना नहीं है, एकदम अच्छी से लंबी सी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, डरोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये, डरोगे तो कल हार ही जाओगे। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि नहीं, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, मैं पास हो जाऊंगा। पहला पेपर है, थोड़ा सा एंशियस होना नॉर्मल सी बात है। दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग कल के पेपर में ध्यान नहीं देना है। कल के पेपर में नहीं, आने वाले 6 के 6 पेपर में नो वन केयर्स अबाउट योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बस इतना ही अच्छी लिखना कि सामने वाला समझ जाए, दैट्स इट। उधर बनाते मत बैठना फॉर्मेट की एक स्ट्रेट लाइन। पेंसिल, सिर्फ आपको पेन लेके जानी है, 3-4 ब्लैक पेन, दैट्स इट। पेंसिल भी नहीं लेके जाना है, रबड़ नहीं लेके जाना है, शॉर्पनर नहीं लेके जाना है। सिर्फ 3 से 4 पेन लेके जानी है ब्लैक कलर की, बस। और वहाँ पे जाके लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट भी बनाना है तो पेन से बनाना है। ठीक है, वो भी स्केल स्केल से कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट लाइन खींचो, ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। कल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं कर पाए, प्रीटी मच नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पर्सनली खुद 85 मार्क्स का अटेंड किया था 3 घंटे में, वो भी स्टार्टिंग से 2 बजे से मैंने स्पीड मेंटेन की थी, तो जाके मैंने 85 मार्क्स का अटेंड किया था। और अगर मैं स्लोली स्लोली लिखता, मैं सच बताऊँ तो मैं 75 तक अटेंड कर पाता, 10 मार्क्स का मेरा छूट जाता, जो कि छूट गया था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। अब सुनो, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद आपको ना, आपका जो कल के पेपर में बेस्ट फ्रेंड कौन है मालूम है? वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर कल का पेपर टफ आया, ठीक है, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन में से कोई एक पेपर टफ आएगा, तो वर्किंग नोट इज़ योर भाई, इज़ योर ब्रदर, इज़ योर क्रश, इज़ योर बॉयफ्रेंड, इज़ योर गर्लफ्रेंड। सब वही है, क्योंकि वही तुमको पास कराएगा अगर पेपर टफ आया तो। ठीक है, सब क्वेश्चन में वर्किंग नोट बना के आओ। सब, ज़रूरत नहीं है वहाँ वर्किंग नोट बना के आओ। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वर्किंग नोट बना के आओ। मॉड्यूल 3 के सारे चैप्टर्स में वर्किंग नोट तो बनाना ही है, उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कि बनाना ही बनाना है। उसके बाद जो मॉड्यूल 2 है ना, जहाँ पे अपने को सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उसमें से 2-3 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कंसोलिडेशन है और अमालगमेशन है। यहाँ पे भी वर्किंग नोट आपके आने चाहिए, क्योंकि मैं इन तीनों चैप्टर्स को मॉड्यूल 3 का पार्ट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाना बनाना बनाना, गंदी से गंदी हैंड राइटिंग बनाना, बट ज़रूर बनाना, क्योंकि वर्किंग नोट इज़ योर पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो उस पर मार्क्स मिलते हैं। एक एक चीज़ दिखाओ उनको कि क्या कहाँ से लेके आ रहे हो तुम। ठीक है, वो स्टेप मार्किंग होती है, और उसके आंसर बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। तो प्लीज़ वर्किंग नोट बनाना, हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे तुम बना सकते हो ना, बेसिकली बनाओ, पेपर भरो। मैंने 48 पेजेस लिखे थे, कैन यू इमेजिन 48 पेजेस कैसे? वर्किंग नोट पेपर लिख लिख के और ना मैं एकदम एकदम बोलते हैं ना, मेरी हैंड राइटिंग ना बहुत ही ख़राब है, लाइक थू थू करने वाली हैंड राइटिंग है मेरी। तो मैं क्या करता था, मैं एकदम दूर दूर लिखता था, एकदम मतलब ऐसा कि अंधा भी अंधे को भी देख के समझ में आ जाए कि भाई सही लिखा है। ठीक है, मतलब इतनी ख़राब हैंड राइटिंग थी, तो मैं बहुत दूर दूर लिखता था। सर्टिफाइड कॉपीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं ट्राई करूँगा साइड में अटैच करने की, जो कि हो नहीं पाएगा, बट तो आप जाके नीचे से एक बार मेरा सर्टिफाइड कॉपीज़ गो थ्रू कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मेरे सर्टिफाइड कॉपीज़ की मैं एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली चीज़ तो ये, एमसीक्यूज़ आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्लीज़ समझ के रखो। बहुत बच्चे ना एमसीक्यूज़ के भरोसे जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और जो देखो, जो सच है वो सच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में एमसीक्यूज़ आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं हो सकते। रीज़न बिंग, एमसीक्यूज़ ईजी आया तो बल्ले बल्ले, ईजी नहीं आया तो फिर हो गया, फिर कुक्ड।
तो वो चीज़ है, वो बात होती है। तो मेरे अटेम्प्ट में जो कि सितंबर 24 में एमसीक्यूज़ थोड़े डिफ़िकल्ट आए थे, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट जो था ना वो एवरेज आया था, तो इसीलिए मैंने 30 में से 14 मार्क्स स्कोर किया था एमसीक्यूज़ में। तो कल अगर आपने 10 प्लस स्कोर किया है ना तो डरने की बात नहीं, मैंने भी उतना ही स्कोर किया था, 15 भी नहीं स्कोर, 50% भी मैंने स्कोर नहीं किया भाई, 30 में से 14 मार्क्स स्कोर किया था। अगर आपने उतना भी कर लिया ना तो भी देखो मैं पास हो रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे, तो आप भी पास हो जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एमसीक्यूज़ में 30 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, और मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये आपका एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। और जो एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है ना उसका गोला भर के आगे बढ़ो भाई, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। डिस्क्रिप्टिव का 70 मार्क्स का पेपर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने 70 में से 36 मार्क्स स्कोर किया है। अब मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 2 के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल 2 को अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास वो लास्ट में 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो ज़रूर आई होप कर लिए होंगे। बाकी अगर आपने थ्योरी वेरी नहीं किया है तो कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रिलैक्स। मॉड्यूल 2 उससे सॉरी मॉड्यूल 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉड्यूल 2 जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो मॉड्यूल 3 के बारे में मॉड्यूल 3 के एक चैप्टर्स के बारे में मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये अमालगमेशन के बारे में बात करते हैं और कंसोलिडेशन के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल 3 में ना मैंने 3 चैप्टर्स मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे। एक तो ब्रांच अकाउंटिंग कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, टिल द एग्ज़ाम डे मैंने वो छोड़ के रखा था। 6 मार्क्स मेरे को बिल्कुल मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, ठीक है, मेरे को नहीं आता था। अमालगमेशन, ठीक है, उसके बाद मेरे को ब्रांच अकाउंटिंग और अमालगमेशन, ये 2 चैप्टर मेरे को लाइक ज़ीरो, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो अगर ये दोनों चैप्टर्स आपको भी नहीं आते तो रिलैक्स रह जाओ आप, मैं पास हो जाऊँ, आप भी पास हो जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने 94 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा, आपको 94 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद अब सुनो मेरी बात, कंसोलिडेशन का मैंने ना अच्छी प्रैक्टिस करके गया था। मैंने उसमें भी क्या किया था मैं बता देता हूँ। मैंने सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए थे और विवित्सु में से ना मैंने पीवाईक्यू सारे उठा के कर लिए थे 2018 से। बट मैं बता दूँ मैंने कितने मार्क्स स्कोर किया है, 14 में से 4 मार्क्स स्कोर किया है मैंने कंसोलिडेशन में। तो बेसिकली आप समझ जाओ, अमालगमेशन भी नहीं, मैंने अमालगमेशन किया नहीं, ब्रांच अकाउंटिंग किया नहीं, उसकी वजह से मैं एक्चुअली में तो अटेंड कर नहीं पाया। उसके बाद कंसोलिडेशन में करके गया, बट मेरे पास टाइम नहीं था। कंसोलिडेशन को मैंने लास्ट में 4:35 या 4:40 को उठाया था। तो और वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आया था, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ वो 28-29 वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर दिया था कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, तो वो मेरे को समझ में भी नहीं आया था। तो 14 में से मैंने सिर्फ 4 मार्क्स स्कोर किया। तो मैं ये बता रहा हूँ इस चीज़ से कि अगर तुमको ना ये तीनों चैप्टर भी नहीं आते ना तब भी तुम पास हो जाओगे, क्योंकि मेरे को कंसोलिडेशन आता भी था बट क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो अगर अमालगमेशन कंसोलिडेशन ब्रांच भी नहीं आता ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब रुको, तुम जाओ मत, तुमको मैं कॉन्फिडेंस दे के जाता हूँ। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, उसका ना ये चीज़ ना 12th में भी तुमने सीखी है, 11th में भी सीखी है। उसका फॉर्मेट तुम्हें आई होप याद होगा, नहीं याद होगा तो बैठ के याद कर लेना, ठीक है, पूरा फॉर्मेट याद कर लेना। उसके बाद उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि कुछ ही बोलते हैं ना, कुछ ही वेराइटीज़ हैं, कुछ ही एडजस्टमेंट्स हैं जो कि यूनिक होते हैं। अदरवाइज़ आप ना यहाँ पे स्टेप मार्किंग के थ्रू आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरे में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 मार्क्स का आया था सितंबर 24 में, उसमें से मैंने 9 मार्क्स स्कोर किया था। और वो मैंने कैसे स्कोर किया था, स्टेप मार्किंग के थ्रू। सर्टिफाइड कॉपीज़ में चेक कर लेना, ना ही मेरा पीएनएल का बैलेंस सही है, ना मेरा बैलेंस शीट का बैलेंस सही है, ना ही मेरा कुछ भी सही नहीं आया था उसमें से, ठीक है। बट मेरे को 9 मार्क्स मिले कैसे 14 में से, उसका सिर्फ यही एक रीज़न है कि मैंने ना 4 पेज का वर्किंग नोट बनाया था। मैंने लिटरली एक एक चीज़ें बताई थी कि रिजर्व से सरप्लस कहाँ से आया, डिविडेंड कहाँ से आया। मतलब तुमको नहीं आता ना भाई, तुम यही करना कल। मेरे को ना, मैं बता रहा हूँ ना, पीएनएल नहीं हुआ था मैच, बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ था, ना मेरा टोटल टैली हुआ था। बट मैंने क्या किया, मैंने वर्किंग नोट्स बनाए, मैंने हर एक चीज़ को सही जगह पे, मतलब पीएनएल में चीज़ें ट्रांसफ़र की, पीएनएल की, बैलेंस शीट की चीज़ें बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र की, एसेट्स बनाया, लाइबिलिटीज़ बनाया, हर एक चीज़, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, सब कुछ बना दिया मैंने। फॉर्मेट एकदम अच्छे से बनाया, चीज़ों को अच्छे से डिस्प्ले किया, वर्किंग नोट्स बनाया, जितना हो सकता था मैंने वो सारी चीज़ें फाइंड करने की कोशिश की। स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 14 में से 9 मार्क्स। तो ये चीज़ तुम लोग समझ लो, अगर कल के पेपर में अगर आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो आपका काम बन जाएगा। फाइनेंशियल स्टेट देखो, एक तो अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में से अपने को एक आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंस्ट्रक्शन अगर तुमको आता ना तो भी तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा।
अगर ये दोनों भी नहीं आता ना, अमालगमेशन और कंसोलिडेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आना चाहिए। और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई कि तुम इसमें परफेक्ट होने चाहिए, बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इसके क्वेश्चन अटेंड कर पाओ इज्जत के साथ। जैसे कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेरे को फॉर्मेट आता है, मेरे को पता है कि क्या कौन सा चीज़ें कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी, मैं उस बस उतना बात कर रहा हूँ मैं। और वर्किंग नोट अच्छे से तुम बना के आ पाओ, 4-5 पेज का एकदम बोलते हैं ना अच्छा सा डिस्प्ले करके आओ। तो अगर तुमको ये भी आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, तुम्हें सारे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जनरल एंट्रीज अच्छे से याद होंगे, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा कल। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर तुमने 9 मार्क्स 10 मार्क्स स्कोर कर लिए जैसे मैंने किया, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद देखो बायबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखो बायबैक बच्चे बच्चे को आता है, मैंने 7 में से 7 मार्क्स स्कोर किया, तो यहाँ पे भी एक बोलते हैं ना मेरे को एज मिल गया। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 14 में से 9 स्कोर कर लिया, बायबैक में 7 में से 7 स्कोर कर लिया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को नहीं आता था इनडायरेक्ट मेथड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। और मेरे को ना सितंबर 24 में भी नहीं समझा, बोलते हैं ना कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती चाहे कितना भी तुम माथा फेर लो। तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना मैं लक्की था कि मेरे अटेंड में ना डायरेक्ट मेथड आया था, तो मैंने वो कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बोलते थोड़ा सा लकी टाइप हो गया। तो मैंने 7 में से 5 मार्क्स स्कोर वहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल गया, बट नेवरदलेस कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग को आता है, इतना मुझे भरोसा है। तो मैं आई होप तुमको समझ में आया, आई होप तुमको मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश किया कि कल के पेपर में तुमको अगर कोई चीज़ें नहीं भी आती होंगी ना, अरे सर मत खुजाओ भाई, स्टेप मार्किंग करो ना। तुम कितने स्टेप्स आते हैं, 14 स्टेप होते हैं, जैसे कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 14 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर तुमको 8 आते, 7 आते, 5 आते, 6 आते, लिख के आओ, मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि कंसोलिडेशन में मेरे को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ऑल दो मैंने कंसोलिडेशन की इतनी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, पूरा स्टडी मटेरियल किया था, पूरा पीवाईक्यूज किया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ जाता है मेरे को नहीं समझ में आता। मैंने क्या किया, मेरे को जितना समझ में आया उस क्वेश्चन में मैंने वो बना लिया, 14 में से 4 मार्क्स मेरे बन गए। सिंपल, तुम उतना करो ना भाई। मैं बता रहा हूँ ना, बूंद बूंद से बोलते ना क्या बोलते हैं, नदी बनता है, तो तुम भी वैसा ही करो। तुम लोग को स्टेप मार्किंग पे पूरा रिलाय करना, जहाँ पे मौका मिले, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जितना समझ में आ रहा है उतना लिखो। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला अच्छे से लिख के आ जाओ, तुमको मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उनको मार्क्स देना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी समझो, जहाँ पे तुमने सही आंसर निकाला है ना, जहाँ पे तुमने सारे स्टेप्स लिखे हैं ना, आउट ऑफ भी मिल रहे हैं। मैं इसका सबूत दे रहा हूँ, विच इज़ बायबैक का और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन AS 13 वाला मेरे में 4 मार्क्स का आया था, और बायबैक का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तुम्हारे में भी आएगा। ये यहाँ पे तुम्हारे से गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आउट ऑफ स्कोर करो। जैसे कि तुम लोगों को तो कैश फ्लो भी आता रहेगा, तुम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग टैली भी कर सकते हो, मैंने तो नहीं भी कर पाया था, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम लोग ना आउट ऑफ स्कोर करने की कोशिश करना। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 7 आउट ऑफ 7 कर लेना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर 14 मार्क्स का आ गया तो ट्रैक करना 10+ जाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रैक करना 10+ जाने के लिए, आपका काम बन जाएगा। इवन तो आपको अमालगमेशन कंसोलिडेशन नहीं आता रहेगा तो भी, अगर अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में अगर एक टॉपिक आता रहेगा ना, तो भी आपका काम बन जाएगा, तब तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बस यही चीज़ शेयर करनी थी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में देखो, तुम लोग को पता ही होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 हो गया, 28 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, एंड देन 10 है, 20 है, 16 है, 19 है, 26 है, 17, ये सब आप तुमको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर लेना। और ना मैं तुमको बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना लोग बहुत बोलते हैं कि स्टार्टिंग की आपकी लाइन मैच होनी चाहिए एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। कुछ नहीं भाई, तुम मेरा आंसर चेक कर लेना, सर्टिफाइड कॉपीज़ का मेरा कुछ मैच नहीं हो रहा था। स्टिल मेरे को ना 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 2.5, 3 ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो रिलैक्स, जो क्वेश्चन आएगा ना तुम अच्छे से बनाना अपने हिसाब से, जो भी तुमको सही लगे। जो जो प्रॉपर थियरी बेस्ड रहेगा ना, वहाँ पे आपको ना एग्जैक्ट ICAI के कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। बट जो प्रैक्टिकल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, AS2 हो गया, इन्वेंट्रीज वाला, ठीक है, PPE हो गया, जहाँ पे 26 हो गया, जहाँ पे 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, जहाँ पे ना आपको थियरी के मार्क्स नहीं मिलते, प्रैक्टिकल सॉल्व करने के मार्क्स मिलते। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल सॉल्व करके आ जाओ, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है कि कोई स्टेटमेंट लिखना है। थियरी बेस्ड में तो आपको बोलते हैं ना थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज लिखनी होती है, पर थियरी बहुत कम आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जो भी आता है ना, जो कि AS2 से थियरी आ सकता है, तो ये वो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा। अगर आया भी ना कोई थियरी का, तो रिलैक्स रहो, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा।
तो फिर भी तुम्हारे पास ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन ना अटेंड करने को मिल जाता है। 80 टू 75 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन पेपर आता रहेगा। उतना तुम अच्छे से अटेंड कर लोगे ना, तुम आराम से 50 मार्क्स लेके आओगे। मैंने खुद 50 मार्क्स स्कोर किया भाई, इतनी सारी गलतियाँ करने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें ना आने के बावजूद। तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने जो भी प्रिपरेशन किया ना भाई, वो इनफ है। तुम लोग डरो मत। तुम्हारी गलती यही है कि तुम लोग अपने आप को ना इतना अंडर कॉन्फिडेंस में डाल देते हो ना अटेम्प्ट्स के चक्कर में, कि तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद तुम गंदा परफॉर्म करके आओगे। तो भरोसा रखो, ठीक है। अगर आपने कोई टॉपिक अभी तक नहीं किया है ना, तो अगर छोटा मोटा टॉपिक है जैसे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, बायबैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, इनको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, इनका थोड़ा रिवीजन अच्छे से करो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक्स हैं, कंफर्म आने वाले, और ये इजी होते हैं, इन पे स्कोर किया जा सकता है। अमालगमेशन कंसोलिडेशन पे सर मत खुजाओ, ठीक है। जितना कर लिया, अच्छे से रिवीजन कर लेना, फॉर्मेट्स की जनरल एंट्रीज को उनको रट लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, स्पीड अच्छे से मेंटेन करके रखना, पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा। कामली पेपर अटेंड करोगे, पेपर टफ भी आ रहेगा ना, तो भी तुम अच्छे से 50-60 प्लस स्कोर कर लोगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्टेप मार्किंग इज द की। जितना तुम कल जितना पेपर भर सकते हो ना भाई, भरो बिंदास भरो। 3 घंटे बोलते हैं ना, पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार के आके आओ, ठीक है। मैंने 3 घंटे प्रॉपर लिखा था भाई, जितना मेरे को आ सकता था ना, बोलते ना जितना मैं दिमाग चला सकता था, मैंने 3 घंटे एकदम लिखा था। तो मैं तुम लोग को भी यही कहूँगा कि कल के पेपर में 3 घंटे लिखना, उसके बाद मज़े करो, और क्या। चलो बाय। सर्टिफाइड कॉपीज़ प्लीज़ चेक कर लेना, मेरा तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना भाई। सर तुमको ना कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरा सर्टिफाइड कॉपीज़ देख के, कि इतना गंदा पेपर लिखने के बावजूद भी बोलते ना अपन 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तुम लोग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तुम लोग तो पास हो जाओगे, एग्जामिशन भी लेके आओगे, ठीक है। तो वो भरोसा दिखाओ, और इसीलिए मैं सर्टिफाइड कॉपीज़ थोड़े 24 घंटे पहले दिखा रहा हूँ। सो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई ये पास कर लिया, मैं तो टॉप करूँगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।